तो जय हिंद साथियों। आज हम सभी चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एमएसए। ये बड़े पॉपुलर सिस्टम है जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे वो आपका एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटोमोटिव हो, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, या होम अप्लायंसेस हो। हर एक इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर आप इस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने जा रहे हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे डेफिनेशन, इसके थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे, आखिर अपना जो मेजरमेंट सिस्टम है क्या, राइट। देन फिर क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इसको अप्रोच क्या है, क्या इसके लिए स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं, आखिर इसका रिजल्ट एक्सेप्टेड है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, या नॉट एक्सेप्टेड है, वो क्या है, वो सारी चीज में डिस्कस करेंगे। तो बिना फर्दर देरी किए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेजरमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक मेथड है जो असेस करता है हमारी मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी को, प्रिसीजन को और स्टेबिलिटी को, कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वो कितना प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेसी उसमें है, और कितना स्टेबल है एक ओवर द रेंज ऑफ पीरियड, राइट। तो ये बेसिकली इंश्योर करता है कि जो हमारा डाटा के कलेक्शन है वो कितना रिलायबल है और कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर मेजरमेंट सिस्टम है क्या हमारा। तो मेजरमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा बेसिकली इनेबल करता है क्वांटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस। ये हमारा इंक्लूड करता है, जो इसमें इंक्लूड होते हैं मेजरमेंट सिस्टम में, वो हमारा बेसिकली मैन, मेथड, मटेरियल, मशीन और मदर नेचर, ये जो हमारा 5 एंड है, ये हमारा इंक्लूड होता है। तो क्या, किस तरीके, जैसे मैन में अगर बात करूँ तो वो ऑपरेटर जो हमारा मेजरमेंट कर रहा है, उसके स्किल लेवल, उसका ट्रेनिंग, प्रोसेस मेथड, बेसिकली टेस्ट मेथड, और जो स्पेसिफिकेशन है, टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, गेजेस हो गए, आपके फिक्चर्स हो गए, टेस्ट इक्विपमेंट्स हो गए, राइट। एंड देन आइटम जो हमारा मेजर होगा, पार्ट, प्रोडक्ट जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं, और सैम्पलिंग प्लान। फिर हमारा जो एनवायरमेंट फैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं, लाइक टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है, वो सारी चीजें। तो ये बेसिकली हमारा उसमें आता है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम हमारी है क्या। तो मेजरमेंट सिस्टम में, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्यूरेसी और प्रिसीजन और स्टेबिलिटी को हम असेस करते हैं, राइट। तो जो हमारे मेजरमेंट सिस्टम है, वेरिएशन बेसिकली हम असेस करते हैं, वो दो सेगमेंट हो गए, दो एलिमेंट हो गए, एक हो गया एक्यूरेसी पार्ट और एक हो गया हमारा प्रिसीजन। तो अगर हम एक्यूरेसी को हम असेस करें तो बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना बायस्ड है, उसकी लीनियरिटी क्या है, और कितना स्टेबिलिटी है उसमें, जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है। और प्रिसीजन की बात करूं तो मैं रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो अब हम इनके सारे एलिमेंट के, पहले हम एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में। तो हमारा एक्यूरेसी बेसिकली एक एवरेज मेजरमेंट है जो क्लोज टू रेफरेंस वैल्यू जो मास्टर बोल दो या नॉमिनल बोल दो, इफ जो एवरेज वैल्यू है हमारी मेजर करने के बाद जो आ रही है, अगर वो डिफर है ट्रू वैल्यू से, ट्रू एवरेज से, तो हमारा सिस्टम इनएक्यूरेट है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो इनएक्यूरेट है। अगर जो हमारी वैल्यू है वो क्लोज टू बेसिकली ट्रू एवरेज आ रही है, तो इट मीन्स कि सिस्टम में एक्यूरेसी है। वहीं प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन बेसिकली इज अ कंसिस्टेंट मेजरमेंट ईच टाइम और क्लोजनेस ऑफ अ टू, मतलब रिपीटेटिव। लाइक अगर हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 120 की कोई लेंथ अगर हम मेजर कर रहे हैं, और हमने जब मेजर किया तो वो 199.50 माइक्रोन आया। अगर मेरा अगेन मैं जब उसको मेजर कर रहा हूँ, अगर वो फिर से मेरा 199.5 ही आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो मेरा सिस्टम प्रिसाइज है, मेजरमेंट सिस्टम। तो इसमें आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। इस ग्राफ के माध्यम, कार्डबोर्ड आपको जो ये दिख रहे हैं, गेमिंग बोर्ड, शूटिंग बोर्ड बेसिकली, इनके माध्यम से भी समझ सकते हो। अगर आप देखोगे, ये अ, ये वाला जो चार्ट है वो दिखा रहा है आपको कि सिस्टम प्रिसाइज है, मतलब जो मेरा टारगेट वैल्यू है उसके ही आसपास है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये दिखा रहा है कि जो मेरा टारगेट है उसके आसपास नहीं है, बट हाँ, जितनी बार भी मैं मेजर कर रहा हूँ, या जो मेरा टारगेट है वो हमेशा वही हिट हो रहा है, वही मेरा मेजरमेंट आ रहा है जितना लास्ट बार आया था। तो ये प्रिसाइजनेस को दिखाता है। थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाला चेक कार्डबोर्ड दिखा रहा है, जो मेरा ग्रीन है वो मेरा टारगेट है, राइट। तो क्लोजर टू ग्रीन है, तो ये मेरा दिखा रहा है एक्यूरेसी, कि अच्छी एक्यूरेसी है सिस्टम में। अब ये दिखा रहा है कि
क्लोज टू ईच अदर, क्लोज तो है, वैल्यू तो वही आ रही है जो मेरा पहली बार मैंने मेजर किया था, डायमेंशन की थी किसी भी पार्ट की, वैल्यू मेरी वही आ रही है, बट वो मेरी क्लोज टू टारगेट नहीं है, तो इसमें प्रिसीजन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, टारगेट से दूर भी है, और जो वैल्यू आ रही है वो हर बार अलग अलग आ रही है, अलग अलग रेंज में आ रही है, तो ना तो एक्यूरेसी अच्छी है उसकी, ना प्रिसीजन अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, टारगेट के बिल्कुल क्लोज भी है, और हर बार वही वैल्यू आ रही है जो मैं मेजर कर रहा हूँ, तो हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैंने बताया था एक्यूरेसी में अपन ने डिस्कशन किया था बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी, आखिर ये है क्या? तो बायस बेसिकली एक डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जर्व्ड एवरेज मेजरमेंट टू द ट्रू, और जो रेफरेंस वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस है, उससे पता चलता है कि मेरे सिस्टम कितना बायस्ड है। तो to measure the bias, first you need to measure the same part several times, then calculate the measurement average, right? जिससे आपको बायस पता हो। अगर आप देखोगे ट्रू वैल्यू मेरा यहाँ थी, तो ट्रू वैल्यू से जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है उसके बीच सिस्टम मेरा, ये मेरे बायसनेस को दिखा रहा है, राइट? अब मैं बात करता हूँ लीनियरिटी क्या है। लीनियरिटी बेसिकली एक्यूरेसी है जो थ्रू आउट द मेजरमेंट रेंज होती है। ठीक है, वो एक्यूरेसी जो थ्रू आउट द मेजरमेंट रेंज हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो सेम है तो मेरा सिस्टम लीनियर है। इन द अदर वर्ड इट इज चेंज इन द बायस ओवर द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द मेजरमेंट इक्विपमेंट। तो बेसिकली इसको हम ये भी इस तरीके से भी जज कर सकते हैं कि लीनियरिटी किस लेवल की है, सिस्टम मेरा लीनियर है या नॉन लीनियर है। वो मेरा जो ओवर द पीरियड अगर मेरा सिस्टम में बायस्ड हो रहा है, राइट, ऑपरेटिंग रेंज, ठीक है, तो मेरा किस लेवल पे बायस्ड हो रहा है वो, तो उससे मैं जज कर सकता हूँ कि ओवर द पीरियड एक्यूरेसी मेरी कितनी है। अगर उसमें ज्यादा वेरिएशन है, इट मीन्स कि वो नॉन लीनियर है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू प्रोड्यूस द सेम वैल्यू ओवर द टाइम व्हेन मेजरिंग द सेम सैंपल। स्टेबिलिटी बेसिकली ये दिखाता है जब आपने पहली बार कोई सैंपल मेजर किया, राइट, अब आप उसको 5 मंथ या 6 मंथ बाद सारी कुछ चीजें सेम, वही बंदा, वही इक्विपमेंट, वही पार्ट, अगर आप मेजर कर रहे हैं, अगर वो सेम वैल्यू दे पा रहा है, राइट, सेम मेरा रेट आ रहा है, मेजरमेंट रेट, ठीक है, तो इट मीन्स आपका सिस्टम अब स्टेबल है। तो ये बेसिकली इससे पता चलता है स्टेबिलिटी। ये हो गए तीनों फैक्टर जिससे हम सिस्टम की एक्यूरेसी का पता करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिसीजन का। पहले हम बात करेंगे इसके पॉसिबल कॉजेज क्या क्या है बेसिकली, स्टेबिलिटी, लीनियरिटी और बायस्ड, तीनों बायस। तो इनका तीनों का जनरली कॉमन ही कॉजेज है। लाइक अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, या आपका इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वियर आउट हो गया है, पिक्चर और इंस्ट्रूमेंट, या आपकी जो एयर सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो आपकी प्रॉपर नहीं है, या आपका जो मास्टर सैंपल है वो डेविएट हो गया है, मास्टर सैंपल डेविएट हो जाएगा तो आप रॉन्ग सेटअप करेंगे, रॉन्ग सेटअप होगा तो एंड एंड रिजल्ट भी आपका रॉन्ग आएगा मेजरमेंट करने के बाद। पुअर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, या आपका जो इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन है या मेथड है वो रोबस्ट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल्स है, या आपने रॉन्ग रॉन्ग गेज यूज कर लिया है मेजर के लिए, मेजरमेंट के लिए, तो भी आपका इन चीजों पे फर्क पड़ेगा मेजरमेंट में, एक्यूरेसी में। या आपके गेज में डिस्टॉर्शन है, या कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस है, राइट, या आपने जो एजम्पशन लगा के कोई मेजरमेंट की है, या कुछ और रॉन्ग मेथड अप्लाई किया है, राइट, या आपके ऑपरेटर को कोई फटीग है मेजरमेंट करने में, या बेसिकली पार्ट का साइज उसके लिए फिजिबल नहीं है। तो इस तरीके के कॉजेज हो सकते हैं प्रोबेबल, जो अपना एक्यूरेसी को इफेक्ट करेंगे, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, लीनियरिटी हो, या बायस्डनेस हो। फिर बात करते हैं हम अभी हमने एक्यूरेसी की बात करी, अब हम बात करेंगे रिपीटेबिलिटी एंड बेसिकली प्रिसाइजनेस की। तो हमारी उसमें आ जाती है बेसिकली दो, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी क्या है? गेटिंग द सेम मेजरमेंट यूजिंग द सेम टूल, सेम पार्ट एंड सेम पर्सन। अगर हम सेम टूल, सेम पर्सन, सेम पार्ट के थ्रू मेजरमेंट हमें सेम मिल रही है, इट मीन्स हमारी रिपीटेबिलिटी अच्छी है। अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करें तो गेटिंग द सेम मेजरमेंट यूजिंग द सेम टूल, सेम पार्ट, बट सेम डिफरेंट, वो डिफरेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हुआ, टूल भी सेम है, पार्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट ऑपरेटर चेंज है। यानी कि अगर मेरा एक बंदा 3 सैंपल मेजर कर रहा है, और फिर मैं सेम सैंपल दूसरे बंदे से मेजर करवा रहा हूँ, और अगर वो सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब
मेरी रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी है, राइट? ऑपरेटर चेंज करने से मेरे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वही है कि क्या एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है GR&R का, इसको बेसिकली बोलते हैं गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पर पड़ता है, क्या एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, वो फर्दर हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो बेसिकली GR&R अगर मैं बात करूं तो वो हमारी दो तरीके के डेटा होते हैं हमारे, और उन दोनों का ही एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया भी डिपेंड करता है। तो हमारा डिपेंड करता है हम डेटा का कलेक्शन किस फॉर्म में कर रहे हैं, डेटा का क्या है, हमारा वेरिएबल डेटा है या एट्रीब्यूट डेटा है, राइट? उसी के बेस पे हम अपनी जो एनालिसिस है फर्दर कैरिड आउट करते हैं। तो अब हम आगे डिस्कशन करते हैं कि आखिर हमारा जो वेरिएबल डेटा है उसके लिए बेसिकली R&R स्टडी के लिए जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, एट्रीब्यूट डेटा अगर है तो उसकी रिकमेंडेशन क्या है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं जो हमारा वेरिएबल डेटा है उसके लिए रिकमेंडेशन, नंबर ऑफ ऑपरेटर मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए। AIAJ का फोर्थ मैनुअल बेसिकली AIAJ जो है वो रिकमेंड करता है कि 3 से 4 हो तो और अच्छा है आपकी एनालिसिस के लिए, रिजल्ट और सिस्टम को और अच्छे से मेजर करने के लिए। नंबर ऑफ पार्ट मिनिमम 10 पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा ले लोगे तो, और जितना ज्यादा डेटा कलेक्शन कर लोगे उतना अच्छा है। नंबर ऑफ ट्रायल मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, रिकमेंड किया जाता है जनरली इंडस्ट्री में 3। जो टोटल मेजरमेंट है वो गो है हमारा, और रैंडम ऑर्डर में मेजरमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा 1 2 3 4 ऑर्डर में कर रहा है तो बाकी दो बंदे भी 1 2 3 ऑर्डर में ही कर रहे हैं, नहीं, वो हमारा रैंडम होना चाहिए, राइट? ऑपरेटर शुड नॉट बी अवेयर अबाउट द मेजर्ड वैल्यू, ये भी बड़ा मेन की फैक्टर है कि ऑपरेटर को मेजर्ड वैल्यू पता नहीं होना चाहिए। पार्ट पे कुछ इस तरीके की आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि ऑपरेटर ट्रैक कर ले कि मैंने इस पार्ट को लास्ट टाइम कितनी वैल्यू दी थी, राइट, मेजर करने के बाद। ऑपरेटर का जो मेथड है वो भी सेम होना चाहिए मेजरमेंट के टाइम, राइट? ये हो गया हमारा वेरिएबल डेटा के लिए। अब मैं अगर रिकमेंडेड डेटा की बात करूं तो एट्रीब्यूट डेटा के लिए रिकमेंड गेजेस की बात करूं GR&R स्टडी के लिए, तो उसमें भी बेसिकली मेरे दो बंदे तो चाहिए ही, 3 हो जाए तो भी चलेगा। नंबर ऑफ पार्ट 30 मिनिमम चाहिए इसमें। पहले उसमें 10 से चल जा रहा था वेरिएबल में, बट इसमें एटलीस्ट 30 हो, 50 हो तो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू इवेल्युएट ऑल द पार्ट बाय एक्सपर्ट ऑपरेटर फॉर करेक्ट डिसीजन। ये नहीं है कि कोई भी रैंडम वहां पे बंदा बैठा दिया, बंदा आपका वेल कैपेबल इनफ होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, जो आप जिससे वो पार्ट इवेल्युएट करवा रहे हो। ईच ऑपरेटर शुड असिस्ट पास फेल ऑल द पार्ट 3 टाइम इंडिपेंडेंटली इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, अगेन इसमें भी लॉजिक सेम है, जो भी पास फेल कर रहा है वो रैंडम ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ उसको एक ऑर्डर दे दिया असेंडिंग और डिसेंडिंग, नहीं। और रिजल्ट रिकॉर्ड होना चाहिए हर एक ट्रायल का। और जो इसके बेसिकली जब हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो वो हम इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है, मिस रेट कितना है, फाल्स अलार्म कितना है, और कापा लेवल कितना है। कापा लेवल बेसिकली हो गया दो ऑपरेटर के जो एग्रीमेंट की जो रेटिंग है ऑन द सेम डेटा। मतलब अगर कोई एक बंदा है किसी वैल्यू को बोल रहा है, ट्रिब्यूट बेसिकली यस नो ओके एनजी इस फॉर्म में होता है, वेरिएबल बेसिकली परसेंटेज में। अगर डेटा परसेंटेज में है तो वो वेरिएबल डेटा में कंसिडर होता है। अगर एट्रीब्यूट हो गया यस नो ओके एनजी इस तरीके से, राइट, राइट रॉन्ग इस तरीके से, तो उसका जो कापा लेवल होना चाहिए, कापा वैल्यू होनी चाहिए, वो कापा लेवल बेसिकली लेवल ऑफ एग्रीमेंट है दो ऑपरेटर के बीच का। एक सेम पार्ट पे दोनों का अगर एग्रीमेंट मतलब 10 अगर पार्ट है तो दो ऑपरेटर या 3 ऑपरेटर हम जितने भी यूज कर रहे हैं उनका एग्रीमेंट कितनी बार सेम रहा, तो वो हमारा बेसिकली कापा लेवल से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया। GR&D बेसिकली हमारा सिस्टम आगे कैपेबल इनफ है या नहीं, ठीक है, उसको जज करने के लिए क्राइटेरिया है। तो वेरिएबल डेटा के लिए अलग क्राइटेरिया, एट्रीब्यूट डेटा के लिए अलग क्राइटेरिया। जब हम वेरिएबल डेटा की बात करते हैं, अगर हमारा GR&R रेट अगर अंडर 10% है तो हमारा सिस्टम एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। अगर हमारा GR&R बिटवीन 10% to 30% है तो एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेंस और विथ सम कंडीशंस बेसिकली। और अगर वो मोर देन 30% है इट मीन्स नॉट एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल बेकार है, हमें इमीडिएटली उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। अब हम अगर बात करें एट्रीब्यूट डेटा के केस में,
तो जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि एट्रीब्यूट डेटा के केस में हमारे 4 फैक्टर बेसिकली हम कंसीडर करते हैं, कापा वैल्यू, इफेक्टिवनेस, मिस रेट और फॉल्स अलार्म। कापा वैल्यू सबके केस में सेम ही है, 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेप्टेबल, अगर एक्सेप्टेबल सिस्टम मेरा कब होगा? जब मेरा इफेक्टिवनेस 10 90 डिग्री से 90% से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। मिस रेट मेरा 2% से कम होगा या इक्वल होगा। फॉल्स अलार्म मेरा 5% या उससे कम होगा। तब मेरा एक्सेप्टेबल है सिस्टम। अगर मेरा इफेक्टिवनेस 80% या उससे ज़्यादा है, मिस रेट 5% या उससे कम है, फॉल्स अलार्म 10% या उससे कम है, तो अगेन एक कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है इम्पोर्टेंस। और अगर मेरा 80% से बेसिकली कम है या इक्वल है, इफेक्टिवनेस मिस रेट 5% से ज़्यादा है, फॉल्स अलार्म 10% से ज़्यादा इक्वल है, तो मेरा अनएक्सेप्टेबल है। कापा वैल्यू मैंने सेम आपको बताया, वो हमारी तीनों केसेस में इक्वल ही है, 75% से ऊपर ही होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं कि हमारे जो इस सिस्टम के जो हमारी जी आर एंड आर है, चाहे वो एट्रीब्यूट के केस में हो, चाहे बेसिकली वेरिएबल डेटा के बेस में हो, तो उसके बेसिकली पॉसिबल कॉसेस क्या है? तो अगर मैं रिपीटेबिलिटी की बात करूं, विद इन पार्ट सैंपल, कंसिस्टेंसी, फॉर्म, पोजीशन, सरफेस, फिनिश, टेपर, जो पार्ट है मेरे वो कितने कंसिस्टेंट है फॉर्म में, पोजीशन में, सरफेस, उनकी कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है। अगर डिफरेंसेस है तो अफेक्ट करेगा रिपीटेबिलिटी को। विद इन इंस्ट्रूमेंट, रिपेयर, वियर, इक्विपमेंट और फिक्सचर फेलियर अगर कुछ है। विद इन स्टैंडर्ड, क्वालिटी और जो क्लास है वो सही नहीं है। विद इन मैथड, टेक्निक सही नहीं है, पोजीशन सही नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मैनिपुलेशन स्किल और ट्रेनिंग, feel or fatigue. Then within environment, short cycle fluctuations in temperature, humidity, vibration, lighting, and then violation of assumption, stable or proper operation, instrument design or method lack robustness, right? Poor uniformity, रॉन्ग गेज फॉर एप्लीकेशन, राइट। जो हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, गेज वहाँ उसके लिए कुछ और सेटिंग यूज कर सकते हैं, करना है, बट हम कर कुछ और रहे हैं। मे बी 1 माइक्रोन लीस्ट काउंट का गेज चाहिए, मे बी हम 10 माइक्रोन यूज कर रहे हैं, तो वो भी अफेक्ट करेगा। रॉन्ग गेज पर्सन, देन डिस्टॉर्शन और एप्लीकेशन पार्ट साइज पोजिशन, राइट। द रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या है? बिटवीन पार्ट्स, एवरेज डिफरेंस व्हेन मेजरिंग टाइप ऑफ पार्ट ए बी सी, between instrument, average differences using instrument ABC for same part same, right. Between standard, average influence of different setting stands in the measured process. मेथड के केस में एवरेज डिफरेंसेस कॉज्ड बाय चेंजिंग पॉइंट डेंसिटीज, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक सिस्टम। और अगर हम बात करें ऑपरेटर के केस में, तो एवरेज डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर ए बी सी, राइट, कॉज्ड बाय ट्रेनिंग, टेक्निकल, लाइक उनकी स्किल में, लाइक उनके मेथड में। और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, तो डिफरेंसेस इन द मेजरमेंट ओवर टाइम 1 2 3 कॉज्ड बाय द एनवायरमेंट साइकिल, राइट, वायलेशन ऑफ एजम्पशन इन द इंडस्ट्री स्टडी, एंड देन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन और मेथड एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमारे पॉसिबल कॉजेज हैं सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम के, जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एमएससी बेसिकली नेसेसरी कब है? एमएससी इज नेसेसरी इन द वेरियस सिनेरियोस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तब आपको एमएसए परफॉर्म करना चाहिए। न्यू मेजरमेंट सिस्टम अगर कुछ है तो परफॉर्म करना चाहिए। रूटीन चेकअप टू अवॉइड ड्रिफ्ट, पोस्ट रिपेयर और मेंटेनेंस, अगर आपको टूल वगैरह में रिपेयर या मेंटेनेंस कर रहे हैं या किसी में, तो हमें करना चाहिए। अगर कोई क्वालिटी इशू डिटेक्ट हुआ है तब हमें करना चाहिए। क्यों? क्वालिटी इशू अगर डिटेक्ट हुआ है, इट मीन्स जो हमारा सैम्पलिंग प्लान था या जो हमारा कंट्रोल था, जो डिपेंड था हमारा मेजरमेंट से, वो अगर फ्लो आउट हो रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है इन टाइम, राइट, कहीं पोस्ट प्रोसेस से जाकर डिटेक्ट हो रहा है, इट मीन्स वो कहीं हम कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन हमारा मेजरमेंट सिस्टम भी उसमें कर सकता है। और सप्लायर क्वालिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग, सप्लायर के केस में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? आप बेसिकली किसी भी सप्लायर से बिजनेस अगर करने जा रहे हैं या बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है, तो वो उस केस में एमएसए बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है, राइट। आगे बात करते हैं हम इसके बेसिकली प्रोसीजर का, कि आखिर प्रोसीजर क्या है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन, आइडेंटिफाई द डाटा, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, वही वेरिएबल और एट्रीब्यूट। डाटा का कलेक्शन बेसिकली हमें डिटरमाइन करना है,
कि डाटा किस फॉर्म में कलेक्ट होना है, वेरिएबल और एट्रीब्यूट, राइट। देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ अप्रेजर। फिर हमें डिफाइन करना है अप्रेजर मतलब ऑपरेटर। ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, मैं हूँ वो बंदा जो मेजरमेंट करने जा रहा है। तो वो हमें नंबर ऑफ कितने ऑपरेटर रखने हैं सिस्टम को असेस करने के लिए। अभी मैंने पीछे बताया था आपको रिकमेंडेशन में कि 2 है, 3 है, राइट। तो वो डिफाइन करने हैं। उसके बाद लार्जर नंबर ऑफ पार्ट्स एंड रिपीट रिकॉर्डिंग द रिजल्ट विद अ हायर कॉन्फिडेंस लेवल, बट ऑल्सो कंट्रोल द टाइम, कॉस्ट एंड डिस्ट्रक्शन। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें सैंपल कितने रखने हैं। हालांकि ज्यादा सैंपल अगर हम रखेंगे तो वो भी हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है, टाइम, कॉस्ट और डिस्क्रिप्शन जो हम मेजरमेंट सिस्टम को असेस कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट हमें डिपेंड करना है कि नंबर ऑफ पार्ट हमें कितने रखने हैं। देन यूज अप्रेजर हु नॉर्मली परफॉर्म द मेजरमेंट। हमें ऐसा बंदा सेलेक्ट करना है। फिर हमें बात करती है किस तरह का बंदा, वो बंदा सेलेक्ट करने हैं हमें जो ऑलरेडी मल्टी स्किल्ड है, फैमिलियर है उस मेजरमेंट सिस्टम के साथ। न्यूली बिल्कुल न्यू ऑपरेटर सिस्टम के लिए अगर कोई है अप्रेजर तो वो नहीं हमें सेलेक्ट है, उससे बचना चाहिए। इन पर्टिकुलर make sure they are all the appraisal follow the measurement procedure, ठीक है। select the sample part to represent the entire process aspect, very critical point है, right। if applicable mark the exact measurement location on each part, like हम किसी part की length measure कर रहे हैं तो हमें अगर possible है तो हमें फिर किस लोकेशन पे रखना है, किस लोकेशन पे हमें टच पॉइंट रखना है, उसको मीजर करना है। वो पॉइंट अगर पॉसिबल है तो वो मार्क कर दो, जिससे कि हर बंदा उसी पॉइंट पे मीजर करे, तो हमारा जो एक्यूरेसी का लेवल है वो अच्छा हो जाएगा मेजरमेंट में। ये वैल्यूएटेशन होगा। फर्दरमोर इंश्योर दैट मेजरमेंट डिवाइस हैज एडिकेट डिस्क्रिमिनेशन और रेजोल्यूशन एज डिस्कस्ड इन रिक्वायरमेंट सेक्शन। वही है जो हमारा फिर हमारा डिपेंड करता है कि बेसिकली जो हमारी डिवाइस है उसका रिजोल्यूशन कितना है, लीस्ट काउंट किस लेवल तक हमारा मीजर कर सकती है, वही है वो डिपेंड करता है। उसके लिए बेसिकली अगर टूल आपको सेलेक्ट करना है कि किस लीस्ट काउंट का लेना है तो उसके लिए सिंपल है, जो हमारी टॉलरेंस जो रेंज है उसको, जो रेंज का गैप है, मान लो 100 माइक्रोन की रेंज है, -50 और +50 100 माइक्रोन है, तो उसको डिवाइड बाई 10 कर दो। तो उस बेस पे जो निकल के आता है मेरे डिवाइड बाई 10 करने से 1/10, तो जो भी मेरा वैल्यू निकल के आती है एटलीस्ट उस माइक्रोन की कैपेबिलिटी उस इक्विपमेंट में होनी चाहिए, मेरे इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए मेजर करने वाले में। पार्ट शुड बी नंबर्ड, मेजरमेंट शुड बी टेकन इन द रैंडम ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है, जो पार्ट पे नंबरिंग हो और वो रैंडम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ना हो कि बंदे को पता हो कि कौन सा पार्ट क्या है, बंदे को पता ही नहीं होना चाहिए मैंने जब पिछली बार ये पार्ट किया था तो क्या वैल्यू आई थी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजल्ट में डेविएशन आ सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट की। जैसे मैंने बताया था क्यों इंडस्ट्री को वेरी, तो ये बेसिकली असिस्ट करता है सिस्टम को, रिड्यूस करता है वेरिएशंस को, जो हमने बताया था वही प्रिसाइजनेस एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गैप्स और उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, यस। और इंश्योर द करेक्ट डिसीजन, ये साथ में अगर करेक्ट डिसीजन को भी बेसिकली बताता है। सेव द रिसोर्सेज, एमएससी कैन रिसोर्स टाइम एंड रिसोर्सेज स्पेंड ऑन अ प्रोसेस और प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स अगर मेरा मेजरमेंट सिस्टम सही होगा तो मेरे रिसोर्सेज सेव होंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो सेटअप किया मैंने, सेटअप अप्रूवल में मैंने फर्स्ट पार्ट मेजर किया, अगर मैंने रॉन्ग पार्ट मेजर कर दिया, मेरा सिस्टम एक्यूरेट नहीं था, अच्छी एक्यूरेसी नहीं थी, और उसी बेस पे मैंने मशीन को रन कर दिया, तो वो जितने भी पार्ट प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट सेटअप अप्रूवल तक वो सारे एनजी प्रोड्यूस करेगी। तो वो एक तरीके से लॉस है ऑर्गेनाइजेशन को। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जितना मेरा सिस्टम स्ट्रेंथन होगा उतने डिफेक्ट लीकेज के जो रिस्क है वो कम होंगे। डिफेक्ट कम फ्लो आउट होगा तो मेरा कस्टमर खुश होगा, हैप्पी होगा। कंप्लाई विद द रेगुलेशन, MSA can help ensure that a measurement system complies with the customer and regulatory requirements। तो ये बेसिकली इसके बेनिफिट के बारे में था। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब अगली एक में वीडियो में जो ये मैंने बेसिकली ओवरव्यू दिया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो अभी मैंने बात की थी कि 10% के बीच में होगा तब मेरा एक्सेप्टेबल है, 10 से 20 के बीच में होगा तो कंडीशनल एक्सेप्टेबल है, राइट। इस तरह तो वो जो 10% है वो 10% मुझे मेरा सिस्टम में वो वैल्यू कहाँ से आई, GR&R निकालते कैसे बेसिकली, रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिपीटेबिलिटी निकालते कैसे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल डेटा और इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट डेटा। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप चैनल जुड़े रहिए साथ में। अगर आपको कुछ और थॉट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।